सर अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, सर कहीं नहीं आ रहे सर। आज दूध का रेट 50 रुपये लीटर है सर। आने वाले टाइम पे तो सर वो ज्वेलरी की शॉप पे भी मिलने वाला है। आपसे यही पूछना चाहता हूँ सर, कब ऐसा कुछ होगा? देखिए, महंगाई का जहाँ तक सवाल है, आपकी बात में एकदम सच्चाई नहीं है ऐसा मैं कहना नहीं चाहूँगा, मगर इतना निश्चित कहना चाहता हूँ कि औसतन महंगाई 7 से 9% के बीच में थी, उसको हम 5.7 तक लेकर आए हैं इतने ही दिनों में। आने वाले दिनों में विशेषकर खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया है, एक प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड की रचना करी है, आलू और प्याज के निर्यात पर काफ़ी कठोरता से रोक लगाई है, 2 लाख टन चावल गेहूं बाजार में डाला है जिसके कारण कंट्रोल हो सके, काला बाजारियों को भी कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रयास किए हैं, और एक खरीफ की फसल बाजार में आने के बाद तुरंत ही कितना कम पड़ रहा है उसको देखकर आयात की भी व्यवस्था करेंगे, और खाने पीने की चीज़ों के दामों को कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रायोरिटी है। उसमें मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद तुरंत परिवर्तन दिखने लगेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी तक बुलेट ट्रेन का हल्ला करे जा रही है, तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है, यूथ की जॉब, यहाँ की पॉवर्टी को हटाना, या बुलेट ट्रेन? हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी बुलेट ट्रेन का हो हल्ला नहीं किया, मीडिया के लोग करे, एक बात। दूसरी बात, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। इन अ वे देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट और रोजगार। भारतीय जनता पार्टी एक संतुलित विकास में मानती है, गरीबी उन्मूलन के लिए भी जो करना है वो निश्चित उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी दिया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे से ही रोजगारी का निर्माण होगा और देश का विकास भी होगा। दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री जब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, आप मीडिया को क्यों उसका दोष देते हैं? प्रधानमंत्री जी शायद एक बार बोले होंगे, मीडिया ने 1 लाख बार दिखाया है इसलिए मैं कह रहा हूं। अमित जी, वो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 4 राज्यों में बाई इलेक्शन हुए थे, इनमें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटें जो 24 साल से जिस सीट को नहीं हारे थे उस सीट पर हार गए। एक राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है, और राजनीतिक ध्रुवीकरण का तोड़ ढूंढने के पहले ही वहां पर चुनाव हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये चुनाव किसी सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं था, तो काफी बड़ा हिस्सा मतदान से दूर रहा है। जब परिवर्तन होने का चुनाव होता है तभी जनता का मूड क्या होता है वो मालूम पड़ता है। मैं फर्क समझाता हूं, एक उपचुनाव की, असेंबली के उपचुनाव से सरकार, राज्य की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मगर राज्य की जब नई सरकार बनती है तब जनता तय करती है कि इस राज्य में किस नेता की सरकार चाहिए, किस पार्टी की सरकार चाहिए। अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में सरकारें बनने जा रही है। आप देखिएगा परिणाम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में होंगे, और इतनी बड़ी मात्रा में आएंगे कि हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान एक बड़े स्टेज को पार कर कर आगे निकल जाएगा। आप आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं जिसका नतीजा आ गया उसकी बात कर रहा हूं। बाई इलेक्शन के वक्त में आपने बिछड़ों को मिला दिया, नीतीश कुमार लालू को फेविकोल से चिपका दिया। वो ही बताता है भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी ताकत है। कल तक जो लोग सैद्धांतिक तौर पर मेरी बात ठीक से सुनिएगा, पॉलिटिकली नहीं, सैद्धांतिक तौर पर धूर विरोधी हुआ करते थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के भय से गले मिलने लगे हैं। चलो, एकता का तो एक काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि जो सीटें आप कभी नहीं हारे थे वो हार गए। नतीजा बिहार की जनता जब बिहार की सरकार चुनने के लिए मतदान करेगी तब निश्चित ही देख लेना रजत जी, नतीजा हमारे पक्ष में होगा। इस तरह के अपवित्र गठबंधन को हिंदुस्तान की जनता कभी स्वीकार नहीं करती। और सिर्फ बिहार की बात नहीं, उत्तराखंड 3 सीटें आपके सीटें थी, आपके एमपीज ने खाली की थी। रजत जी, मैं अभी भी आपको कहता हूं कि उपचुनाव के नतीजों से जनता का मूड मत नापिए, आप गलती करें। कहीं आप गलती में मत रह जाइए, क्योंकि दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर पिछले चुनाव में बोले होते तो कांग्रेस बेहतर करती। अब उन्होंने बोलना शुरू किया धीरे धीरे। देखिए, मेरा थोड़ा, मैं दिग्विजय सिंह जी से एक बात में सहमत हूं, राहुल जी मौन रहे हैं, इसमें मैं सहमत हूं। अगर बोले होते तो इतना भी ना आता। अमित जी, सब लोग कहते हैं कि अमित शाह का एक ही नारा है, दूसरी पार्टियां तोड़ो और अपनी में उनके नेता जोड़ो।
खैर मैंने तो नारा नहीं सुना, मगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। राजनीति के अंदर मैं सीधा सपाट काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं मेरी पार्टी के विचार को लेकर जाता हूं, मेरे संगठन को मजबूत करता हूं, और स्थिति ऐसी होती है कि और पार्टियों की स्थिति जब निर्बल होती है तो वहां पर जो अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें मुझे आज भी कोई परहेज नहीं है। मैं ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी अदालत में अपील करना चाहता हूं कि जो लोग देश के विकास यज्ञ के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं, जो शुद्ध राजनीति में मानते हैं और जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, उन लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और देश के निर्माण में अपना सहयोग। आप तो यही पार्टियां तोड़ना शुरू कर दिया। मेरा काम मेरी पार्टी बनाना है, मेरा काम औरों की पार्टी बचाना नहीं है। एक बार मैं इतना स्पष्ट कह दूं कि राजनीति के अंदर जब एक विचार लेकर दूर तक पार्टी जाती है और जब वो विचार की प्रासंगिकता ही नहीं रह जाती, तब विचार के आधार पर काम करने वाले काफी कार्यकर्ता पार्टी से कटते हैं तो और जगह पे अपने अनुकूल विचार वाली विचारधारा और व्यक्ति को ढूंढते हैं। ये प्रोसेस आजादी के बाद से सालों से चल रहा है, कोई नया प्रोसेस नहीं है और हर बार हुआ है। इसको सीधा पार्टी तोड़ने के साथ मत जोड़िए। भजनलाल की तरह पूरी की पूरी पार्टी लेकर एक पार्टी में मर्ज हो जाना, पार्टी को तोड़ देना, सरकारों को तोड़ देना, ये ना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ना हमने ऐसा कभी किया है। अमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आप दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं? देखिए, मेजॉरिटी नहीं है तो भी सरकार बनाने के चक्कर में? दिल्ली में सरकार बनाने का हम तोड़फोड़ करें वो तो पहले आपके दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अब तक कुछ करा नहीं। दूसरी बात, दिल्ली की जनता का जनादेश आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबसे बड़ी पार्टी उभर कर हम आए, साथ की साथ दिल्ली की लोकसभा हम जीते। अब चुनाव टालने के लिए दिल्ली के जनप्रतिनिधि अगर कोई निर्णय करते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार बनाने के लिए 35 एमएलए चाहिए, हमारे पास 5 है और 30 कहीं से खरीद कर ला रहे। खरीद फरोख्त की बात नहीं है। चुनाव सब लोग टालना चाहते हैं क्योंकि अभी 2 चुनाव हुए, दोनों चुनाव विधानसभा और लोकसभा, और दोनों का मैंडेट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में सरकार बनाने लायक एमएलए नहीं है, तो जाहिर है दूसरी पार्टियों से तोड़कर मेजॉरिटी साबित की तोड़ने जाएगी। की जरूरत नहीं होती, कोई पार्टी खुद ही सपोर्ट कर सकती है और इस मेजॉरिटी नहीं है, हम तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए तो अब तक सरकार नहीं बनी, वरना कब की बन चुकी होती। तो दिल्ली में तो 2 ही पार्टियां राइवल है, एक कांग्रेस पार्टी और एक आम आदमी पार्टी, तो कौन सी टूटेगी? कोई पार्टी टूटेगी ऐसा मेरा कहना ही नहीं है रजत जी, कोई पार्टी टूटेगी ऐसा मेरा कहना ही नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बनाने का हमारा अधिकार है। कोई हमें समर्थन करता है तो हम जरूर चाहेंगे कि चुनाव टल जाए, क्योंकि दोनों बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में तो पूर्णतः दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है सरकार बनाने का, अगर चुने हुए प्रतिनिधि उसका समर्थन करते हैं। इसका एक अर्थ यह लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में जाने से डर रही है। देखिए रजत जी, आप अर्थ लगाते रहिए, निकालते रहिए। मैंने मेरी बात बड़ी स्पष्टता से की है कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट आया है और कोई कंफ्यूज मैंडेट नहीं है, स्पष्ट मैंडेट है। लोकसभा के चुनाव में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दी है। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता है और सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं इसमें कुछ नीनैतिक नहीं देख रहा। मुझे इसलिए शक होता है, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद जहां जाते हैं, हरियाणा में आप गए तो वीरेंद्र सिंह टूटकर आ गए, हरियाणा की पार्टी के कांग्रेस के बहुत सारे नेता टूटकर आपकी पार्टी में आ गए। नहीं, इसके लिए 2 कारण जिम्मेदार है। कोई अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी प्रोएक्टिव हुई है वो नहीं है। एक तो देश की जनता ने जो जनादेश दिया है वो, और जिस तरह से हमारी सरकार चली है, ये 2 कारण इसके लिए जिम्मेदार है। काफी बड़ी मात्रा में देश भर से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और मैं आज भी कोई कंफ्यूजन के बगैर कहता हूं, जो अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। ये क्यों होता है कि आप जहां जाते हैं, अब मुंबई में आप गए तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े नेता पार्टियां छोड़कर। राजा जी देखिए, मैं जब जाता हूं तब क्यों जोड़ते हैं उसमें आप मत पड़िए। आप एनसीपी और कांग्रेस के लोगों को पूछिए कि आपके नेता आपकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं।
लेकिन ये क्या हुआ कि वो लोग जब तक कांग्रेस में है तब तक बुरे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हमने कभी उनको बुरा नहीं कहा, कांग्रेस के शासन को बुरा कहा है। मैंने कभी मेरे जीवन में किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं कहा। कांग्रेस ने जिस प्रकार की सरकार चलाई, जिस तरह से सरकार का कामकाज चला, वो ठीक नहीं था, देश की हित में नहीं था और विशेषकर देश की सुरक्षा और सम्मान को बचाने के लिए नहीं था। वो मैंने हमेशा कहा। लेकिन सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री हुडा आते हैं और उनकी हुटिंग होती है। रजत जी, आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हुडा के 10 साल के भ्रष्ट शासन के बाद हुडा के लिए तालियां बजवाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करे?